नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे जाति सर्वेक्षण, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक लाभ या हानि। इस मुद्दे पे बिहार से जुड़ा हुआ टॉपिक है। बिहार में जातिगत जनगणना बोला जा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री ने जनगणना शब्द पर आपत्ति दर्ज कराया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि ये जो है जातिगत सर्वेक्षण है, सर्वे है, जिसमें बहुत सारे चीज़ों का डेटा जो है तैयार किया जाएगा। लगभग 17 सवाल पूछा जा रहा है और उससे डेटा तैयार किया जा रहा है। तो उन्होंने, नीतीश कुमार ने इसे सर्वेक्षण बोला है। इसके लिए उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत सरकार के विभागों से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पिछले साल अगस्त महीने में मुलाकात भी की थी, क्योंकि उनकी भी राय मतलब राय लेना ये ज़रूरी हो जाता है उनके द्वारा भी, क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं और विपक्ष में यहाँ पर जो है बीजेपी अभी वर्तमान में है, इस कारण से। दूसरी बात है कि रजिस्ट्रार जनरल जो है वो भारत सरकार का होता है, तो उस हिसाब से भी अनुमति लेना एक ज़रूरी हो जाता है। देखिए, जो जातिगत सर्वेक्षण है या जाति सर्वेक्षण या जाति जनगणना, जो शब्द बोलिए, ये जो है 2 चरण में बिहार में शुरू हुआ। एक 7 जनवरी से स्टार्ट हुआ, ठीक है। ये जो है जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के द्वारा करवाया जा रहा है और एक बीजाग ऐप है। इसका फुल फॉर्म है बिहार जनगणना आधारित जाति आधारित जनगणना। तो ये जो बीजाग ऐप है, इसके द्वारा तो ये जो बीजाग ऐप है बिहार जाति आधारित गणना, ये ऐप को बनवाया जा रहा है। एक पुणे की कंपनी है सॉफ्टवेयर बनाने वाली, और इस पर जो है सारा डेटा उपलब्ध रहेगा। 2 चरण में है, मैंने पहले भी बताया। 214 जातियों का इसमें रखा गया है। कोडिंग दिया गया है कि किस जाति का 1 कोड है, किसका 2 कोड है। इस तरीके से जातियों का अलग अलग कोड है। इसमें 22 जो है शेड्यूल कास्ट की जातियां हैं। शेड्यूल ट्राइब्स यानी कि अनुसूचित जनजाति की 32 जातियां हैं। बीसी यानी कि बैकवर्ड कास्ट की 30 जातियां हैं और 113 ईबीसी की हैं, यानी कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट। तो ये है 113 जाति। अपर कास्ट का जो है मात्र 7 जो है जाति इसमें आता है। अब देखिए, इसके लिए जो नोटिफिकेशन है वो जो है 6 जून 2022 को रिलीज़ किया गया था कि हम अब जाति आधारित जो है सर्वेक्षण करेंगे या जातिगत जनगणना हम लोग करेंगे। इसमें खर्च कितना आ रहा है, तो 500 करोड़ रुपए इसमें खर्च किया जा रहा है। 5 लाख कर्मचारी इसमें, जो बिहार सरकार के जो कर्मचारी हैं, 5 लाख कर्मचारी इसमें लगाए गए हैं, जिसमें कि शिक्षक, आंगनबाड़ी और जीविका दीदी, ये लोग भी शामिल हैं। पहला चरण तो आप देख ही रहे हैं, 2,58,90,497, जो कि 7 जनवरी 2023 से स्टार्ट हुआ। तो इसमें इतने लोगों का किया गया। दूसरा चरण जो है 15 अप्रैल से 15 मई के बीच में होना है, जो कि अभी जारी है। दूसरा चरण 17 सवाल पूछे जा रहे हैं। देखिए, 534 ब्लॉक है, तो ये भी ध्यान में रखना है। इतने ब्लॉक्स में किए जा रहे हैं, इतना ही ब्लॉक है बिहार में। 38 जिला है, तो सारे जिलों में किए जा रहे हैं। 17 सवाल जो हैं पूछे जा रहे हैं, जिसमें से नाम, पेशा, जाति तो पूछा ही जाएगा, गाड़ी है कि नहीं, बंगला कितना बड़ा है, ज़मीन कितना है। इस तरीके से 17 जो सवाल हैं वो पूछे जा रहे हैं, जो कि आपका जो आर्थिक स्थिति है या जो सामाजिक स्थिति है उसको स्पष्ट करता हुआ प्रतीत होता है। अब मामला क्या है, बिहार में जो है जातिगत जो जनगणना हो रहा है, जाति आधारित जो जनगणना हो रहा है, सर्वे हो रहा है, सर्वेक्षण हो रहा है, इसके तह में क्या है, तो इसके तह में है मंडल आधारित राजनीतिक दल। अब क्या हुआ कि 1990 के आसपास में ही जब भारत में जब आरक्षण को लागू किया गया, तो उसी के दरमियान लगभग राम मंदिर मुद्दा भी चल रहा था भारत में। यानी कि एक राइट विंग की पार्टी भी आ रही थी सामने पटल पर, और एक जो है सामाजिक
जो है मंडली भी आ रही थी, मंडल कमीशन के बाद में बहुत सारे राजनीतिक दल उसके बाद में उभरे और उनका एक अपना पूरा पैटर्न है जिसमें कि बोलते हैं कि सामाजिक न्याय की बात होगा, बराबरी की बात होगी, समाजवाद की बात होगी, लोहियावाद की बात होगी। तो उसमें बहुत सारे पार्टी जो हैं उसके बाद में उभरे, बसपा हो, सपा हो, राजद हो, जदयू हो। तो ये सब क्या किए कि जो भाजपा का जो हिंदुत्ववादी कार्ड था उसका जवाब के रूप में इसको प्रस्तुत किए, क्योंकि ये ओपोनेंट्स पार्टी के रूप में सामने आ रहा था, ठीक है ना, मेन ओपोजिशन पार्टी के रूप में सामने आ रहा था और इसका व्यापकता भी बढ़ते जा रहा था बीजेपी का। तो इसको काउंटर करने के लिए उन्होंने ये कार्ड खेला। सामाजिक न्याय का बहुत ज़्यादा बात किया गया कि हम जो है सामाजिक न्याय चाहते हैं, ठीक है, और वो बात आगे बढ़ी और आज जाके जातिगत जनगणना पर आकर रुक गई है, क्योंकि बीजेपी का जो है बहुत सारे स्टेट में और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी शासन है और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो शासन है उसको ये लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि ये जाति जो सर्वेक्षण है उसके तह में कहीं ना कहीं ये राजनीतिक चीज़ें छुपी हुई हैं। अब क्या है कि हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो मंडल आधारित जो पार्टियां हैं या जो समाजवादी पार्टियां हैं उनको ही इससे फ़ायदा होगा, क्योंकि जातियां टूटेगी। जैसे बिहार में ही देख लीजिए, जो बोला जाता है लोक जनशक्ति पार्टी, जो दलित में एक खास बोला जाता है कि दुसाध लोगों का पार्टी है, तो उनकी जो है बहुत अच्छा पॉपुलेशन है बिहार के। जो सेंसस है उसमें जब पिछले बार हुआ था 1931 के आसपास में, तो 8% के आसपास में उनकी जनसंख्या है, यानी कि अच्छा जो है जनसंख्या के श्रेणी में आते हैं वो लोग। तो उन्होंने एक अलग पार्टी बनाया। लेकिन आप देखिएगा कि जो लोक जनशक्ति पार्टी है एलजेपी, वो बीजेपी के साथ में सटी हुई है, भाजपा के साथ में है सटी हुई, केंद्र में उसके मंत्री भी हैं। तो ये जो है ना स्थिति हो सकता है कि जो राष्ट्रीय पार्टी हैं या जो बड़ी पार्टियां हैं उनको भी लाभ पहुंचाए। तो भाजपा जो है यहाँ पर विरोध भी कर रही थी शुरू में, लेकिन बाद में इन्होंने भी समर्थन दिया। तो ये थोड़ा बहुत ये जो है दृष्टिकोण है जो राजनीतिक रूप से देखा जा सकता है। जैसे बहुत सारे पार्टियां हैं जो कास्ट लाइन पे बने, जैसे निषाद पार्टी है, ठीक है, वो यूपी में है, संजय निषाद का शायद। फिर वीआईपी है यहाँ पर जो है विकासशील इंसान पार्टी। इसके बाद में अपना दल है, या कुर्मी लोग का पार्टी है वहाँ का, यूपी का। इसके बाद में पीस पार्टी है, देखिए पसमानदा मुस्लिम्स का पार्टी है। मुसलमानों में जो पिछड़े रह गए उनके लिए भी उन्होंने एक नया पार्टी बनाया, पीस पार्टी, और ये पसमानदा मुस्लिमों का नेतृत्व करता है यूपी में। तो इस तरीके से बहुत सारा जो है आप डिवीज़न देख सकते हैं जातिगत आधारित, ठीक है। अब इसके पीछे एक और अभी कारण दिया जा रहा है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स में जैसे कि तमिलनाडु में, इसके बाद में आंध्र प्रदेश में, तो ये जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण है जिसमें तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, वहाँ पर जो है जो अपर कास्ट जिनको कहा जाता है, उच्च जातियों की संख्या बहुत कम है। तो ये भी एक कारण है कि भाई ईडब्ल्यूएस को आरक्षण मिला, बहुत सारे स्टेट्स में उनका पॉपुलेशन कम है, और फिर 50% का जो एक ऑब्लिगेशन जो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा था वो भी इससे टूटा है। तो क्यों ना फिर जितनी जिसकी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जो काशीराम बोलते थे, तो वो क्यों ना किया जाए। तो ये भी एक कारण कहीं ना कहीं है। 1931 में जो है पहला बार जनसंख्या हुआ था, पिछला बार, जिसमें जाति को भी शामिल किया गया था। ऐसे आप लोगों को पता होगा कि 1872 में सबसे पहला बार लॉर्ड मेयो के शासन में जनसंख्या का काउंटिंग हुआ था, भारत का सेंसस हुआ था। अब देखिए कि बोलना है कुछ लोगों का कि जैसे 52% ओबीसी हैं, लेकिन इनका अगर आरक्षण देखा जाए तो 27% है। तो ये सब भी कारण बताया जा रहा है। आरक्षण को लेके भी एक कहीं ना कहीं एक अंदर से कारण है, आंतरिक कारण है, जो अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अभी जनसंख्या जो है खुल के आया नहीं है सामने कि किसकी कितनी जनसंख्या है। तो ये भी एक कारण माना जा रहा है। लेकिन नीतीश कुमार कह रहे हैं
कि गरीबी का जो है स्तर है उसको मापना है हमको, कि किस जाति समूह के लोग कितना गरीब हैं, ताकि एक लक्ष्य केंद्रित करके और उनको लाभ पहुंचाया जा सके किसी भी रूप में। सरकारी जैसे राशन के रूप में है कि उनका राशनिंग हम बढ़ा देंगे, इसके बाद में और किसी भी तरीके का स्कॉलरशिप से लेके उनके उद्यमिता के लिए जो संसाधन उपलब्ध किए जा रहे हैं उसमें हम बढ़ोतरी करेंगे। तो इसके पीछे में, जातिगत जनगणना के पीछे में नीतीश जी का यही कहना है कि हम भाई गरीबी का स्तर जानना चाह रहे हैं कि कौन सा जाति कितना गरीब है। अब इसमें भी एक और बात हो रहा है साथ में, चूँकि टॉपिक कैसे भी पूछता है तो हर एक पर्सपेक्टिव को जानना जरूरी है। अब है क्या, इसका एक और पहलू को ओबीसी का दबदबा है, ठीक है ना। जैसे कि बिहार में आप देखिएगा तो यादव, कुर्मी, वैश्य और कुशवाहा का दबदबा है पॉलिटिकली, ठीक है। अब ये जो दबदबा है ये कहीं बैकफायर न कर जाए, चूँकि करवा तो यही रहे हैं, मतलब मूल रूप से चाह तो यही रहे हैं, जैसे कुर्मी हो चाहे यादव हो, तो ये लोग ही चाह रहे हैं कि भाई जनसंख्या का काउंटिंग हो। इनके पॉलिटिशियन चाह रहे हैं, इनका एक बड़ा वर्ग चाह रहा है कि नहीं ये पता नहीं है, लेकिन इनके पॉलिटिशियन चाह रहे हैं जो कि अपने आप को ओबीसी का मसीहा बताते हैं, या फिर उनका अपने आप को लीडर के तौर पर प्रस्तुत करते हैं। तो ये लोग बता रहे हैं कि भाई आपका जो है जनसंख्या होना ज़रूरी है काउंटिंग, ताकि हम आपको जो है लाभ पहुंचा सकें। लेकिन अभी क्या हुआ, बिहार में भी देखिएगा तो कलवार जाति से आती है रेणु देवी, जो कि हम लोगों की पहले उप मुख्यमंत्री रही। तो दूसरी जो पार्टियां हैं, मतलब जो अब जैसे जाति आधारित पार्टी है, राजद हो, लोजपा हो, चाहे फिर जदयू हो, ये मूल रूप से एक जाति का पार्टी है, मतलब उनका परसेंटेज ज़्यादा है उस पार्टी में। और भी लोग हैं, ऐसा नहीं है, सामान्य लोग भी हैं, मुसलमान भी हैं, सारे लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाता है कि उनकी जनसंख्या का झुकाव उसके तरफ है। तो बीजेपी ने जो है, जब शासन में थे जदयू के साथ में, तो बीजेपी ने रेणु देवी को उप मुख्यमंत्री बनाया, जो कि कलवार जाति से हैं। तो ठीक है, तो ओबीसी में जो बहुत सारे जो ऐसे जातियां हैं जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, जिनके लोग मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री नहीं बने, तो आने वाले दिन में वो भी अपना हक मांगेंगे और कहीं ना कहीं ये बैकफायर भी कर सकता है। अब देखिए कि 1951 से लेकर 2011 तक SC/ST का प्रतिशत जो है बताया जाता था, अभी भी बताया जाता है, सेंसस अभी तक हुआ जिसमें बताया गया, लेकिन किसी कास्ट का सेंसस या फिर SC/ST के अंदर में जो उपजातियां हैं उनका जो है, या जातियां हैं, उनका जो है प्रतिशत नहीं बताया गया, उनका जो है सामाजिक आर्थिक जो स्थिति है वो नहीं बताया जाता। तो ये नहीं है। अब लाभ इससे क्या है, लाभ है कि प्रभावी सेवा वितरण होगा, एक इफेक्टिव, मतलब बोला जा सकता है कि जहाँ पे चाहिए वहीं पे जो है सेवा का वितरण किया जाएगा, चाहे सरकारी सेवा हो, चाहे किसी भी तरीके का सेवा हो, आर्थिक लाभ पहुंचाना हो तो बहुत प्रभावी तरीके से पहुंचेगा। लक्षित कल्याण होगा, वही बात है, लक्ष्य बना के हम देखेंगे कि कौन सा समूह जो है बहुत गरीब है, किसके पास में ज़मीन नहीं है, किसकी आर्थिक स्थिति खराब है, तो एक लक्षित करके उनके कल्याण की बात होगी। अब रोहिणी आयोग का जो ओबीसी का उपवर्गीकरण है, जो कि ये लोग नहीं कर पा रहे थे, रोहिणी आयोग को बनाया गया था कि ओबीसी में जो बहुत सारी जातियां हैं उनका उपवर्गीकरण करके और उनके परसेंटेज को, जो रिजर्वेशन परसेंटेज है, जो आरक्षण का प्रतिशत है, उसको तोड़ा जाए। तो ये भी जो है प्रभावी होगा, इन रोहिणी आयोग को बहुत आसानी होगी कहीं ना कहीं कि इनकी जो स्थिति पता करके और वो कर सके अपना काम। हालांकि ये तो अलग विषय है। खैर, कर्नाटक और कौन कौन से स्टेट में हुआ, तो कर्नाटक, ओडिशा और तेलंगाना में। ऐसे कर्नाटक में माना जाता है कि पहला कास्ट सेंसस। अभी आप लिंगायत लोगों का नाम सुन रहे होंगे। लिंगायत एक जातीय समूह ही है, एक धार्मिक समूह भी बोला जा सकता है उसको। तो उसको लेके जो है उनकी चूँकि प्रतिशत है, तो हर एक कोई चाहता है, कांग्रेस चाहती है कि हमारे तरफ रहें, भाजपा चाहती है कि हमारे तरफ रहें।
तो वहाँ पर भी कास्ट सेंसस हुआ। कर्नाटका को ऐसे फर्स्ट स्टेट माना जाता है अभी हाल फिलहाल में। लेकिन इन्होंने बोला कि हम सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करा रहे हैं, ठीक है ना, सोशियो इकोनॉमिक जो है सर्वे हम करा रहे हैं। तो ये 3 स्टेटों ने इस तरीके से कराया। अब इसका आलोचना क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं डर है कि जाति विभाजन में वृद्धि होगा, जो कि हमारे एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए उतना अच्छा नहीं माना जा सकता है। क्योंकि अगर स्कूल बनेगा तो सबके लिए बनेगा, सड़कें बनेगी तो सबके लिए बनेगी, तो इस कारण से इसका आलोचना हो रहा है। फिर क्या है कि ज़्यादा टूटेगा, ज़्यादा फैक्शन बनेगा तो फिर जो है वही 10-15 पार्टियों का जो है सरकार बनेगा, तो ये अच्छा नहीं है। फिर क्या है कि अतिरिक्त आरक्षण की मांग की जा सकती है, ठीक है, कि ये कास्ट का पॉपुलेशन तो है ही नहीं, उसका रिप्रेजेंटेशन जो है लोहार जाति का तो है ही नहीं, कुम्हार जाति का तो है ही नहीं, फिर हम लोगों को भी मिलना चाहिए, हम लोगों को अलग से आरक्षण मिलना चाहिए। कुछ स्टेट्स में कुछ जातियों को अलग से आरक्षण दिया भी गया, जैसे कर्नाटका में कास्ट सेंसस हुआ तो उसके आधार पर वहाँ पर जो है कुछ जातियों को अलग से आरक्षण भी दिया गया, जातिगत आरक्षण। ओबीसी छोड़ दीजिए, ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस मिला वो तो अलग। तो ये भी बात है। अब क्या है कि देखिए, रजिस्ट्रार जनरल जो होता है या जो जनगणना आयुक्त होता है, इनके पास में जो है संवैधानिक जनादेश नहीं है। इस तरह का जातिगत सेंसस करने का संवैधानिक जनादेश नहीं है, संविधान में इस तरह का व्यवस्था नहीं है। एक और कारण माना जाता है आलोचना का कि उपजातियां बहुत सारी हैं। अब जैसे बिहार में जो है आलोचना का एक तर्क ये भी दिया जाता है कि कुछ लोग दे रहे हैं, विशेषज्ञ लोग, कि अगर मान लीजिए कि ओबीसी में जो है देख रहे हैं यहाँ पे कि 30 जातियाँ हैं, ईबीसी में जो है 113 जातियाँ हैं, तो कहीं ना कहीं कि उसके उपजातियों को भी लिया गया है। जैसे वैश्य में, तो वैश्य में और भी जो उपजातियाँ थी उनको भी लिया गया है। तो अपर कास्ट में जो 7 जातियाँ हैं, इनकी जो उपजाति है उसको क्यों नहीं रखा गया है? तो ये भी एक यहाँ पे क्रिटिसिज्म का कारण है। तो जाति के अंदर में उपजाति को भी रखा गया है, लेकिन यहाँ पर भी अपर कास्ट का जो है सेंसस होगा तो उसमें उपजातियों को कंसीडर नहीं किया गया है। और भी बहुत सारे कारण हैं, अपने अपने कारण हैं। अब किसी एक जाति समूह से पूछिएगा तो वो अपना कारण बताएंगे। फिर क्या है कि राजनीतिक एजेंडा, जो सबसे मूल बात है वो यही है कि राजनीतिक एजेंडा बहुत ही गहरा है। और गहरा क्या है कि चुनावी राजनीति है। सीधे सीधे एक खास पॉपुलेशन को अपने तरफ खींचने के लिए इसका यूज किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा राजनीति में। ये ठीक है कि एक लक्षित जो है कल्याण का भावना रख रही है सरकार। नीतीश जी बोल रहे हैं कि हम गरीबी का स्तर जानना चाह रहे हैं, लेकिन यही नीतीश जी जो हैं, बहुत सारे जो अभी जातिगत सम्मेलन होता है उसमें जाते हैं नीतीश जी। क्यों जाते हैं? आपने ये जान लिया है क्या कि गरीबी का स्तर किसका कितना है? तो नहीं, नीतीश जी नहीं जानते हैं, लेकिन इनका जो मकसद है वो पूरा राजनीतिक है। कहीं ना कहीं गरीबी का स्तर जानना है, बोलने में अच्छा लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं इनका राजनीतिक मकसद है, चुनावी है मकसद। एक लेकिन आंकड़ा हम लोग देखेंगे लास्ट में, इसके अनुसार जो है ना बहुत ज़्यादा असमानता है भारत में, ठीक है ना, भारत में असमानता है। इसीलिए जो PIL दायर किया गया था सुप्रीम कोर्ट में पिछले महीने में, अभी भी एक PIL और दायर हुआ है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया उस पर सुनवाई करने से। उन्होंने बोला कि हम इसको नहीं सुन सकते क्योंकि इसमें कुछ है नहीं सुनने लायक। ऑक्सफैम का जो रिपोर्ट है वो ऑक्सफैम का, वो बोलती है कि भारत की 74% जो संपत्ति है वो 10% आबादी के पास में है। संपत्ति का बात हो रहा है, जमीन सिर्फ नहीं, संपत्ति में बहुत सारा कुछ होता है। जैसे कोई फैक्ट्री का मालिक है, किसी के पास में कार है, किसी के पास में शहर में बहुत बड़ा बड़ा घर है, तो संपत्ति किसी भी तरीके का हो सकता है। तो बोल रहे हैं, ऑक्सफैम का रिपोर्ट बोल रहा है कि 74% जो संपत्ति है वो 10% आबादी के पास है। 22.9% यानी कि 22.9% जो संपत्ति है वो 40% आबादी के पास में है।
और मात्र 2.8% संपत्ति जो है 50% आबादी के पास में है। इसको पलट के देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा कि 50% आबादी के पास में मात्र 2.8% संपत्ति है। वहीं अगर ऐसे देखिएगा कि 10% आबादी के पास में 74.3% संपत्ति है। तो ये बहुत बड़ा कारण है असमानता का दिख रहा है। ये बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि जातिगत आरक्षण को पूरे इंडिया में कराया जाए। जैसे पिछले बार क्या हुआ, एक और है ACCC सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ 2011 में, हालांकि उसका रिपोर्ट को रिवील नहीं किया गया। इसमें बताया गया कि 46 लाख जातियां हैं, मतलब जाति और उपजाति दोनों को इसमें जो है जोड़ा गया होगा कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जाति इतना था। लेकिन 1931 में जो अंग्रेज़ों ने जो जनगणना कराया था उसमें 4147 जाति था मात्र। और अभी का बोलना है, हालांकि ये बहुत ही आश्चर्यजनक लगता है कि 46 लाख जाति या फिर उपजातियां भारत में हैं जो अपने आप को उपजाति या जाति के कैटेगरी में रखते हैं। तो ये पहलू है और ये इसमें कहीं ना कहीं राजनीति भी है, कहीं ना कहीं लाभ भी हो सकता है कुछ समूह को, और कहीं ना कहीं जो एक जैसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है जैसे भाजपा है, तो उसका एक अपना नज़रिया है, अपना एक कार्ड है जो खेलते हैं। तो उस कार्ड को चुनौती देने के लिए, जैसे उनका हिंदुत्व का कार्ड है, तो उस कार्ड को चुनौती देने के लिए वो हिंदुत्व का कार्ड जहाँ से आ रहा है उसी में फिर बाइफर्केशन कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं उसको, और वो लक्षित कर रहे हैं। जैसे हमने देखा कि LJP हो, चाहे फिर अपना दल हो, चाहे फिर बिहार में ही VIP जो बना सहनी, मुकेश सहनी का पार्टी, तो बहुत सारे दल जो है नए बने और उन्होंने ये दिखाया कि हम छोटे दल जरूर हैं लेकिन हम बड़ी पार्टियों के साथ में सिर्फ इसलिए बड़ी पार्टियां जो है हमको अप्रोच करेगी, हमसे जुड़ेगी क्योंकि हमारे पास में एक जाति का बेस है, आधार है, और उस बेस के आधार पर वो जाति का बेस के आधार पर उन पार्टियों को, बड़ी पार्टियों ने लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में अलग से सीटें भी आवंटित की। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अब पॉलिटिकल मुद्दा भी है, सोशल मुद्दा भी है, तो दोनों बोला जा सकता है कि दोनों मुद्दा है। फिलहाल इतना ही। अगर इससे जुड़ा कुछ नया तथ्य मुझे हासिल होगा और जानकारी मुझे प्राप्त होगा तो मैं एक और वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा जिसमें और अच्छे से और चीज़ें स्पष्ट हो। धन्यवाद।